In this class, we are going to start the unit number 8, which is specification issues in time series models. So first of all, let us learn what is time series. What is time series data? Time series data होता क्या है? The data observed over time. जैसे अगर हम बात करें कि past 6 months से हम एक डाटा को ऑब्ज़र्व करें तो वो है डाटा ओवर द टाइम, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें जीडीपी ओवर द ईयर्स, इन्फ्लेशन रेट मंथली एंड स्टॉक प्राइसेस डेली, ईच ऑब्जर्वेशन इज़ द एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डाटा। अब यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो रैंडम वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। उनको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इनकी अपनी अपनी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। अब टाइम सीरीज डाटा जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये क्रॉस सेक्शन डाटा से डिफरेंट कैसे है? क्रॉस सेक्शन डाटा होता है एक ही टाइम पे अलग अलग यूनिट्स का डाटा। जैसे अगर हम 3 सेक्टर्स को कंसिडर करें, फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज़ एंड थर्ड इज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो उस टाइम पे एक ही टाइम पे अगर हम बात करें कि 2025 में उन तीनों की ग्रोथ मतलब कितनी थी, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन डाटा। एक ही टाइम पे अलग अलग यूनिट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक ही यूनिट को ओवर द टाइम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़। अब टाइम सीरीज़ डाटा में क्या होता है, हमारे पास ट्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइकिल्स भी हो सकते हैं। ट्रेंड्स होता है कि या तो हमारी इन्फ्लेशन राइज होती जा रही है फिर कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही है, ठीक है। ये होता है एक तरह का ट्रेंड। अब साइकिल्स में क्या होता है, साइकिल्स में भी ये रिपीटेशंस होती रहती है, राइज होती है फॉल होती है, राइज होती है फॉल होती है। और उसके बाद हमारे पास सीरियल कोरिलेशन भी हो सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो अपने पास्ट वाली वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है, जो हमारा रिग्रेशन मेथड होता है, ये वाला जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हमने ऐड की हैं। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपनी पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। सो व्हाट इज़ वाइट नॉइस? वाइट नॉइस क्या होता है? वाइट नॉइस वहाँ पे होता है जहाँ पे जो हमारा एरर टर्म है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहा होता, जहाँ पे हमारा जो मीन है वो सिंपली ज़ीरो होता है और वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होता है। नो कोरिलेशन ओवर द टाइम। और जैसा हमारा एरर टर्म रिग्रेशन में था ये उसके सिमिलर ही होता है। अब क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि हमें कैसे टाइम सीरीज़ के मॉडल्स को स्पेसिफाई करना है, हमारे पास पहले जो मॉडल्स थे वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं, तो हमें टाइम सीरीज़ के लिए एक अलग से मॉडल को स्पेसिफाई करना है। उसको स्पेसिफाई कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला, हमें मॉडल को स्पेसिफाई करना पड़ता है, रिलेशनशिप बताने पड़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। उसके बाद हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, जो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं उनको हम डाटा की हेल्प से एस्टिमेट करते हैं। जैसे हम फाइंड करते हैं वैल्यू अल्फ़ा नॉट की और अल्फ़ा 1 की, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट की। नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अभी जो पैरामीटर की एस्टिमेशन है ये हम डायरेक्टली पॉपुलेशन से तो कर नहीं सकते, हम सैम्पल्स लेते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हेल्प से हम उनको एस्टिमेट करते हैं कि हमारा आंसर आया है वो अल्फ़ा को कितना सूटेबल है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जिसमें हम एक अंदाज़ा लगाते हैं सैम्पल डाटा के बेस पे पॉपुलेशन के बारे में। और उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जैसे हमने अब उसकी वैल्यू फाइंड कर ली अपने मॉडल की, उसके पैरामीटर्स की, अब हम प्रिडिक्शन देते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़ एंड हम आगे डिसीजन ले सकते हैं कि पास्ट में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इतना बढ़ता जा रहा है तो इन फ्यूचर कितना बढ़ेगा या फिर किस पॉइंट पे जाके वो फॉल होगा। ऐसा हम कुछ डिसीजन बनाते हैं। वो किसके बेस पे बनाते हैं? अपने जो हमें स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करने के बाद रिज़ल्ट मिला उसके बेस पर। ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का क्या रोल है। देखो हमने अभी पढ़ा कि जो सैम्पल डाटा है उसको यूज़ किया जाता है, ना कि पॉपुलेशन के डाटा को।
इसीलिए जो हमारा इन्फरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉडल। ये हम पहले भी एक इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मॉडल है उसका जो पैरामीटर्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाई करनी होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स आपको पता है रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। अब जो टाइम सीरीज़ है ये रियल फॉर्म है स्टोकेस्टिक प्रोसेस की, क्योंकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ओवर द टाइम। मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ओवर द टाइम, इसमें वो सारे आ जाते हैं। किसमें? स्टोकेस्टिक प्रोसेस में। अब देखो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है yt, इसकी पास्ट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और इसकी फ्यूचर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर हम इसकी पास्ट वैल्यूज़ लें तो इसका क्या आएगा, इससे पीछे वाले बंदे yt -1, yt -2, yt -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरह इसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ अगर हम कंसिडर करें तो yt +1, yt +2, yt +3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है और यहाँ से ये प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। ईच yt इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ रैंडम। मतलब कोई भी yt जो है वो फिक्स नहीं है, ये रैंडम है। देयरफॉर द होल सीक्वेंस इज़ रैंडम। तो पूरा सीक्वेंस ही क्या है हमारा, रैंडम है। तो ये किस में आता है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस में। अब देखो एग्जाम्पल क्या है स्टोकेस्टिक प्रोसेस की, कि हमारे पास बहुत सारे जीडीपी के पार्ट्स हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे आज से पहले हमारा जीडीपी कितना रहा है, आज से पहले हमारा जीडीपी कितना था, ठीक है, या फिर आज के बाद कितना होगा, और हमारे इस टाइम पे हमारा जीडीपी कितना है। तो बहुत सारे वेज जो है जीडीपी के पॉसिबल हैं, बट वी ऑब्जर्व ओनली वन एक्चुअल जीडीपी। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक एक्चुअल जीडीपी सीरीज़ को लेकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट ऑब्जर्व सीरीज़ इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ द स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब हम हर चीज़ तो नहीं ना कंसिडर कर सकते कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे डाटा को कंसिडर कर लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें जो चाहिए होगा हम उसी को लेंगे, ठीक है। तो इसी रियलाइजेशन ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस को हम किस में कंसिडर करते हैं, टाइम सीरीज़ में, क्योंकि उसमें हम एक पर्टिकुलर डाटा के बेस पे अपने जो वेरिएबल है उसको स्टडी करते हैं, ना कि पूरे स्टोकेस्टिक प्रोसेस को लेकर। अब हमारे पास है डाटा जनरेटिंग प्रोसेस। ये हमने इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स मेथड में भी पढ़ा था। डाटा जनरेटिंग प्रोसेस ये होता है कि हम डाटा को जनरेट कैसे करते हैं, जब अपना मॉडल फॉर्म करते हैं तब डाटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, उसमें से हमें प्रोड्यूस करना है डाटा जनरेटिंग प्रोसेस, ताकि हम अपना टाइम सीरीज़ एनालिसिस कर सकें और टाइम सीरीज़ का जो मॉडल है वो फॉर्म कर सकें। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है डाटा जनरेटिंग प्रोसेस? ये डिटरमाइन करता है कि हमारे डाटा का बिहेवियर क्या है और उसके बाद पैटर्न क्या है ओवर द टाइम, क्या वो डिक्रीज़ हो रहा है या फिर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और उसके बाद उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर करता है। देखो अगर हमें डाटा जनरेटिंग प्रोसेस ही नहीं पता होगा, हमें डाटा किस हिसाब से लेना है, तो हमारा जो मॉडल है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है। आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर हमें जीडीपी के बारे में देखना है कि ओवर द पास्ट 5 ईयर्स हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें हमें आज से पहले के 5 साल लेने पड़ेंगे ना, yt -1, yt -2, yt -3, yt -4 एंड yt -5। तो ये चीज़ें हमें लेनी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं आज से बाद के 5 साल के कितना होगा, +1 +2। तो ये तो आज के बाद की बात हो रही है तो ये भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का पार्ट, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आज से 5 साल पहले का देखना है कि जीडीपी का क्या पैटर्न रहा है। तो इसीलिए अगर हमें यही पता नहीं होगा कि हमें कंसिडर क्या करना है, हमें किस हिसाब से डाटा को जनरेट करना है, तो हमारा जो पूरा मॉडल है वो रॉन्ग हो जाएगा और हमारी फोरकास्टिंग भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी स्टडी अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इसको स्टडी करने के लिए हम मोमेंट्स का यूज़ करते हैं। मोमेंट्स तो आपको पता ही है ना, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट जो कि मीन होता है और सेकंड ऑर्डर मोमेंट जो कि वेरिएंस होता है। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ yt। ये हमें बताता है कि एवरेज लेवल ऑफ सीरीज़ ओवर द टाइम।
उसके बाद सेकंड है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस में हम वेरिएंस ऑफ वाई टी लेते हैं या फिर हम ऑटो कोवेरिएंस भी लेते हैं। अब ऑटो कोवेरिएंस क्या होता है? हम कोवेरिएंस एक तरह से इसकी ऑटो कोरिलेशन निकालते हैं वाई टी की इसके प्रेजेंट की वाई टी प्लस के वैल्यू के साथ। अब ये क्या मेज़र करता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ को मेज़र करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट इन टाइम सीरीज़, ये भी क्या है टाइम सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर ओवर द टाइम। टाइप्स ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, जो फर्स्ट वन है वो है वाइट नॉइस प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक प्रोसेस है जिसमें जो मीन होता है वो ज़ीरो होता है और वेरिएंस कांस्टेंट होता है एंड नो कोरिलेशन ओवर द टाइम। तीन चीज़ें याद रखनी है। वाइट नॉइस में जो हमारा मीन होता है एरर टर्म का वो ज़ीरो होता है, वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होता है और ओवर द टाइम कोई भी कोरिलेशन नहीं होती। तो फर्स्ट वन था वाइट नॉइस। सेकंड है ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, रिग्रेसिव मतलब डिपेंड ऑन पास्ट, मतलब एक जो वैल्यू है वो आप खुद की पास्ट की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, अब इट्स ऑन पास्ट वैल्यूज़। ये आपको मॉडल जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस वर्ड का मतलब याद रखोगे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, रिग्रेसिव का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन इट्स पास्ट वैल्यू। जैसे वाई टी एक वेरिएबल है, अब ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस में क्या होगा, ये अपनी पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड होगा। जैसे इसकी पास्ट वैल्यू क्या है वाई टी माइनस वन, उसके बाद बीटा वाई टी माइनस टू है ना, उसके बाद वाई टी माइनस थ्री। तो ये सारी इसकी पास्ट वैल्यूज़ हैं, तो ये अपनी पास्ट वैल्यूज़ पे जब डिपेंड करता है इसको हम कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। अगर ये ए आर वन है तो मतलब अपनी पास्ट की एक वैल्यू पे डिपेंड है, ए आर टू है पास्ट की टू वैल्यूज़ पे डिपेंड है, ठीक है। ए आर थ्री है इसका मतलब पास्ट की थ्री वैल्यूज़ पे डिपेंड है। अब इसका जो जनरल मॉडल होता है ए आर पी, उसको हम क्या कहते हैं पास्ट की पी वैल्यूज़ पे डिपेंड है। जैसे हम इसका मॉडल कैसे लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वाई टी है ये अपने पास्ट पी वैल्यूज़ पे डिपेंड है। इसका मतलब अल्फ़ा वन वाई टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा टू वाई टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा थ्री वाई टी माइनस थ्री एंड सो ऑन अल्फ़ा पी वाई टी माइनस पी प्लस द एरर टर्म विच इज़ एप्सिलॉन, ठीक है। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका जनरल मॉडल है जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये ए आर वन होगा तो इसमें पास्ट की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज़ वाई टी माइनस वन। टुडे डिपेंड्स ऑन यस्टरडे प्लस रैंडम शॉक। इसका क्या मतलब है, जो आज है वो कल पे डिपेंड कर रहा है और कुछ रैंडम शॉक्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि हमारी एरर टर्म है। अब ये कहता है कि इसका बेसिक इंट्यूशन क्या होता है कि सीरीज़ की जो होती है मेमोरी होती है कि पास्ट की वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है प्रेजेंट की वैल्यू को। जैसे जीडीपी टुडे डिपेंड्स ऑन पास्ट जीडीपी। ऐसा तो है नहीं कि पहले हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा लो होगा तो अचानक से हमारा जीडीपी एकदम हाई हो जाएगा। हो सकता है पहला हमारा जीडीपी फॉर एग्जांपल 6.3 हो तो आज हमारा जीडीपी कितना हो जाए 6.4 या फिर 6.5। एकदम से ये राइज या फिर फॉल नहीं हो सकता। अब थर्ड टाइप है, हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस की टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, मूविंग एवरेज प्रोसेस। इसको एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूविंग एवरेज प्रोसेस। अगर आपको ये टाइप्स अच्छे से आ गई तो आप आगे मॉडलिंग अच्छे से कर पाओगे। प्रेजेंट वैल्यूज़ डिपेंड ऑन पास्ट एरर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अपनी पास्ट की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं इसमें कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पास्ट की एरर्स पे डिपेंड कर रही है, पास्ट की शॉक्स पे डिपेंड कर रही है। देखो वाई टी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो प्रेजेंट का एरर है ना, ई टी प्लस बीटा वन इंटू ई टी माइनस वन प्लस एंड सो ऑन एट लास्ट बीटा क्यू ई टी माइनस क्यू, कि मतलब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पास्ट के शॉक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसी को हम कहते हैं मूविंग एवरेज प्रोसेस। देखो यहाँ पे भी उसी अकॉर्डिंग हमारा एक जनरल मॉडल होता है। अगर हमारा जो एम ए है वो क्यू तक है तो मतलब हमारी जो ये वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी, ई टी माइनस क्यू तक, है ना। ई टी प्लस बीटा वन ई टी माइनस वन, उसके आगे बीटा टू ई टी माइनस टू एंड सो ऑन बीटा क्यू ई टी माइनस क्यू। ये इसका जनरल मॉडल है।
अब इसकी इंट्यूशन क्या है कि शॉक्स भी जो हमारा सिस्टम है, कभी कभी शॉक्स उसको अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक शॉक टुडे अफेक्ट्स आउटपुट टुमारो, जो हमारा इकोनॉमिक शॉक आज हुआ है वो कल की आउटपुट को डिपेंड कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। पहले हम 2 मॉडल्स पढ़ चुके हैं, एक ऑटो रिग्रेसिव और एक मूविंग एवरेज। अब जो हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, इसमें हम दोनों का मिक्सचर पढ़ने वाले हैं और ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस की 4th टाइप है। इसमें देखो कम्बिनेशन ऑफ AR प्लस MA, यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वेरिएबल है, वो पास्ट की वैल्यूज़ पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में पास्ट के एरर्स पे भी डिपेंड करता है। और सोचो इसका मॉडल कैसा होगा, अगर पास्ट की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है तो इट मीन्स के YT-1 कैसे, YT इक्वल्स टू α1 इंटू YT-1 प्लस α2 इंटू YT-2 एंड सो ऑन, प्लस अब एरर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट वाला एरर होगा प्लस β1 इंटू ET-1 है ना, एंड सो ऑन ET-Q, लास्ट तक जहाँ तक हमारा होगा वहाँ तक ये होगा। इसमें हम पास्ट की वैल्यूज़ को तो कंसिडर कर रहे हैं, साथ में एरर टर्म्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए ये इसका मिक्सचर है, पास्ट वैल्यूज़ प्लस पास्ट एरर्स। अब इसकी इंट्यूशन क्या है, जो सीरीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, पास्ट की वैल्यूज़ पे तो डिपेंड करती ही है, साथ में पास्ट के शॉक्स पे भी डिपेंड करती है, जो हमारे पास एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आ जाती है उन पे भी डिपेंड करती है। अब ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, लैग ऑपरेटर। हमने स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ ली हैं, अब हम लैग ऑपरेटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। देखो लैग ऑपरेटर किस लिए होता है, ताकि हम सीरीज़ को शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट कर सकें, हमारा जो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है क्योंकि बार बार लिखने से YT-1 YT-2, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो हमारा YT-1 है वो किसके इक्वल होता है, LYT के। अब ये हेल्प करता है मॉडल को सिंप्लीफाई करने में। एग्जाम्पल AR मॉडल इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू LYT दैट इज़ ET। यहाँ पे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हमारे पास क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हमारे पास पास्ट की वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब पास्ट की वैल्यूज़ कैसे होती हैं, देखो कैसे होगा हमारा मॉडल। यहाँ पे हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, मतलब एक ही टाइम पीरियड बैक है, इसीलिए हमने जो L की पावर है उसको 1 रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये YT-2 होता तब L की पावर क्या हो जाती, L² YT। इसी तरह अगर इसका लैग 3 हो जाता तो L की पावर भी क्या हो जाती, 3 हो जाती, दैट इज़ YT-3, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। अब उसी तरह से अगर ये क्या होता YT-Q तो L की पावर क्या हो जाती, LQ YT। तो जिस तरीके से हमारे लैग्स बढ़ते जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उसी तरह से हमारी जो L की पावर है वो भी बढ़ती जाती है। अब AR मॉडल के केस में हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या था, हमारा जो मॉडल था वो इस फॉर्म में था ऑटो रिग्रेसिव का। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस पे देखें, YT इक्वल्स टू अल्फ़ा YT-1 प्लस एरर टर्म या फिर रैंडम शॉक्स। अब हमें पता है कि इसको ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट इज़ YT इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है LYT, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, LYT प्लस ET। अब अगर हम इसको किसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, एरर टर्म की फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगी। इट मीन्स YT माइनस अल्फ़ा इंटू LYT, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारे पास जो YT और YT है ये दोनों कॉमन है, हम इसको आउटसाइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा L इंटू YT, क्योंकि YT को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा YT ही आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा L YT। तो हमने YT को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो ये बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस अल्फ़ा L इंटू YT दैट इज़ इक्वल्स टू एरर टर्म। सो दिस वन इज़ लिटिल बिट रॉन्ग।
अब मूविंग एवरेज के केस में देखो थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन फास्ट जाने से आपको अच्छे से ये बेसिक कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे, तो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जो हमारा MA मॉडल था उसमें हमारे पास मॉडल किस पे डिपेंड होता था, एरर टर्म पे, मतलब प्रेजेंट एरर प्लस बीटा इनटू पास्ट एरर। एक इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल एक ही टर्म लिया है एरर का, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, ये भी एक ऑर्डर पीछे है ना, ET-1, इसको भी हम log YT नहीं बल्कि लैग ET की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, बीटा इंटू L, दैट इज़ लैग ऑपरेटर ET। अब जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास ET और ET जो है वो कॉमन है, तो हमने इसकी जगह 1 ले लिया, 1 प्लस बीटा लैग इंटू ET, तो ET को बाहर ले लिया, इसीलिए जो हमारा YT है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा लैग ऑपरेटर इंटू ET। इसी तरह से हम हायर ऑर्डर्स का ये जो लैग ऑपरेटर है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लॉजिक वही रहेगा, जितना ज़्यादा लैग बढ़ता जाएगा, जैसे अगर इसके साथ है YT-2 तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, L² YT, है ना। जैसे इसका है ना LYT, उसका क्या हो जाएगा L² YT। तो एट लास्ट हम YT को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा 1 माइनस L देन एंड कंटिन्यूस L² L³ ऐसे आता जाएगा, बाकी कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। सो नेक्स्ट इज स्टेशनैरिटी ऑफ अ स्टोचैस्टिक प्रोसेस। स्टेशनैरिटी ये होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हम किसके साथ डील करते हैं, स्टोचैस्टिक प्रोसेस के साथ डील करते हैं, और उसमें से हम वेरिएबल्स को ऑब्टेन करते हैं डाटा जनरेटेड प्रोसेस से। अब हम देखते हैं कि डू द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोसेस चेंज ओवर द टाइम। क्या जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने डाटा ऑब्टेन किया, उसका जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जा रही हैं, मतलब उसका जो मीन है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, बल्कि हर एक वैल्यू के लिए वो चेंज हो रहा है। इसी को हम कहते हैं स्टेशनैरिटी। अगर वो सेम रह रहे हैं तो मतलब स्टेशनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर बार बार हमारी मूवमेंट्स चेंज होती जा रही हैं, इसका मतलब स्टेशनैरिटी प्रेजेंट नहीं है। और दिस लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनैरिटी। इन सिंपल वर्डिंग्स में हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस बिहेव्स द सेम वे ऑल द टाइम पीरियड्स। अगर प्रोसेस जो है वो सारे टाइम पीरियड्स में एक ही तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक चेंज नहीं आएगा। अब स्टेशनैरिटी क्रूशियल क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इकोनोमेट्रिक के मॉडल्स हैं वो ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको स्टेबल रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो एस्टिमेशन होंगे वो रिलायबल होंगे। वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, हमारी जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है वो भी वैलिड होगी, और उसके बाद हम एक्यूरेटली फॉरकास्टिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे नॉन स्टेशनैरिटी की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो मिसलीडिंग होंगे, और जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो भी फॉल्स हो जाएंगे। अब स्टेशनैरिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हम उसको मूवमेंट्स की हेल्प से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट है मीन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ YT, और उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑर्डर मूवमेंट है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, इनकी हेल्प से हम स्टेशनैरिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेशनैरिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी। The process is strongly stationary if the entire joint distribution remain unchanged over the time। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं उन सब की जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर द टाइम सेम रहे और उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, और हमारी जो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर है वो भी सेम रहे, वो भी चेंज ना हो, और उसके बाद टाइम में चेंज आने की वजह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना आए। अब ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, और ये प्रैक्टिकल इकोनोमेट्रिक्स में बहुत कम होती है। ये जो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी की अजम्पशन है ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर रेयरली एग्जिस्ट करती है। अब सेकंड है हमारे पास वीक स्टेशनैरिटी। इसको हम कोवेरिएंस स्टेशनैरिटी भी कहते हैं। जैसे उसको स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी कहते थे ना, इसको कोवेरिएंस स्टेशनैरिटी कहते हैं।
अ प्रोसेस इज़ वीकली स्टेशनरी इफ़ द ओनली फर्स्ट सेकंड मोमेंट्स आर कांस्टेंट ओवर द टाइम। उसमें हमने सारी मोमेंट्स का फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, सारी मोमेंट्स जो थी वो वहाँ पे कांस्टेंट थी ओवर द टाइम। लेकिन वीक स्टेशनैरिटी में खाली फर्स्ट 2 मोमेंट्स मैटर करती हैं। अगर हमारी फर्स्ट 2 मोमेंट कांस्टेंट हैं, इसका मतलब जो हमारा मॉडल है वो स्टेशनरी है। देखो मीन जो है हमारा सेम होना चाहिए सारे टाइम पीरियड्स के लिए। उसके बाद हमारा जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोवेरिएंस जो हमारा होगा वो किस पे डिपेंड करे, खाली लैग पे डिपेंड करे। डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम गैप, नॉट ऑन एक्चुअल टाइम। खाली टाइम गैप पे मैटर करे, एक्चुअल टाइम पे से वो वैरी ना करे। ये किसकी बात हो रही है, कोवेरिएंस की बात हो रही है। जैसे जैसे हमारा टाइम ये जो के वेरिएबल है ये बढ़ता जाए, इस पे खाली उसका अफेक्ट पड़े, ना कि टाइम का भी अफेक्ट पड़े। जैसे हम कहते हैं वाई टी, उसके आगे क्या आएगा, वाई टी -1, वाई टी -2। तो ये जो आगे ऐड हो रहे हैं इनकी वजह से वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन टाइम की वजह से उस पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े, एक्चुअल टाइम की वजह से। अब स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी का और वीक स्टेशनैरिटी का डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट वन है वो फुल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जबकि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ जो मीन और वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अजम्पशन है और ये लेस स्ट्रिक्ट अजम्पशन है। प्रैक्टिकल यूज़ में ये रेयरली यूज़ होती है और ये वाइडली यूज़ होती है। ये तो हमने पढ़ी स्टेशनरी और वीक स्टेशनरी और स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टेशनरी वर्सेस नॉन स्टेशनरी सीरीज़, जो कि कम्प्लीटली स्टेशनरी होती ही नहीं है। देखो जो हमारी स्टेशनरी सीरीज़ होती है उसमें कांस्टेंट मीन होता है, कांस्टेंट वेरिएंस होता है और नो ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड नहीं होते। और ये सिर्फ एक फिक्स्ड लेवल के अराउंड ही फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे अगर हम मान के चलें कि हमारा मीन जो है वो 5 है, वो इसी के अराउंड फ्लक्चुएट करती रहेंगी। कभी 4.5 हो जाएगी, कभी 5.5 हो जाएगी, इसी के अराउंड क्या करेगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि वो स्टेशनरी सीरीज़ है। ठीक है। और याद रखना कि अब हम किसको लेके चल रहे हैं, वीक स्टेशनरी को, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी है वो तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे तभी हमने सिर्फ मीन और वेरिएंस की बात की, क्योंकि हम वीक स्टेशनरी जो है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं नॉन स्टेशनरी से। अब जो नॉन स्टेशनरी क्या होता है, उसमें मीन भी डिफरेंट होता है, मीन भी चेंज होता रहता है, मतलब वहाँ पे ट्रेंड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद वेरिएंस भी चेंज होता रहता है और उसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी आ सकता है, पूरा का पूरा मॉडल भी चेंज हो सकता है। जैसे जीडीपी जो होता है वो एक ट्रेंड्स में इंक्रीज़ हो रहा होता है और प्राइस लेवल में कभी कभी इन्फ्लेशन अफेक्ट पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन प्राइस चले जाते हैं। आजकल आप सिलेंडर के प्राइसेस देख ही रहे हो किस तरह से हाई जा रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन अफेक्ट। इसकी वजह से हमारी जो स्टेशनैरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये कह रहा है कि नॉन स्टेशनरी एंड रिलेशन अमॉन्ग द सीरीज़। देखो जब हमारी प्रॉब्लम्स, जब हमारा डाटा जो होता है, जब हमारी सीरीज़ स्टेशनरी होती है तब वहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। OLS एस्टिमेटर्स जो होते हैं अनबायस्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और T और F डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हैं। माइनर इश्यूज ऑटो कोरिलेशन, मतलब उसमें ज़्यादा कम से कम इशू जो मतलब अराइज हो जाता है वो है ऑटो कोरिलेशन का, और उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। ये किस में होता है, स्टेशनरी सीरीज़ में होता है। लेकिन जब सीरीज़ जो है वो स्टेशनरी ही नहीं होती, इसकी वजह से सीरियस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। जैसे कि एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते और वो कोई भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो ही नहीं करते। इसी केस में हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो इनवैलिड हो जाती है। अब हम वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को तो फॉलो ही नहीं कर रहे। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी अराइज होती है, दैट इज़ स्परियस रिग्रेशन। अब ये क्या होती है, रिग्रेशन शोज फॉल्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनरिलेटेड वेरिएबल। जो मतलब वेरिएबल अनरिलेटेड है उनके बीच में भी जो रिग्रेशन है वो फॉल्स रिलेशनशिप शो कर रहा है ड्यू टू कॉमन ट्रेंड इन नॉन स्टेशनैरिटी सीरीज़। अब नॉन स्टेशनैरिटी सीरीज़ में जो कॉमन ट्रेंड्स होंगे उनकी वजह से, जैसे यहाँ पे जो R² होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट T वैल्यूज़ और लार्ज कोफिशिएंट्स ये तो ज़रूर होते हैं पर इनका कोई भी इकोनॉमिक मीनिंग नहीं होता। तो शुरू से उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो भी ये रिलेशनशिप शो कर रहा था। इसी वजह से हमारा जो मॉडल होगा वो
सीरियसली रॉन्ग होगा और उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, ठीक है। इवन इफ़ ट्रू पॉपुलेशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0, मतलब जो ट्रू पॉपुलेशन का कोफिशिएंट है वो 0 होगा, रिग्रेशन में स्टिल शो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिग्रेशन फिर भी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करती है, इसीलिए हम इसको स्परियस रिग्रेशन कहते हैं। उसके बाद देखो सीरीज़ में भी कुछ रिलेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्परियस रिलेशन, जिसमें हमारे पास नो स्टेशनैरिटी सीरीज़ होती हैं, नॉन स्टेशनैरिटी सीरीज़ होती है और उनका कोई भी लिंक भी आपस में नहीं होता, होती भी वो नॉन स्टेशनैरिटी है और उनका आपस में कोई लिंक भी नहीं होता, जिसकी वजह से मिसलीडिंग रिग्रेशन की सिचुएशन अराइज होती है। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास जेन्युइन रिलेशन। जेन्युइन रिलेशन में क्या होता है, को इंटीग्रेशन। को इंटीग्रेशन में अगर नॉन स्टेशनैरिटी का एग्जिस्ट भी करे सिचुएशन बट मूव टुगेदर, लेकिन दो सीरीज़ हैं जो क्या है नॉन स्टेशनरीज हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ठीक है, तभी इन दोनों के दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा है, को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है और इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होता है वो वैलिड होता है। जबकि इस केस में नॉन स्टेशनैरिटी तो पहले ही से एग्जिस्ट कर रही है और साथ में उनका कोई आपस में लिंक भी नहीं है, एक किसी और डायरेक्शन में बढ़ रहा है और दूसरा किसी और डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये साथ में चल भी नहीं रहे, इसीलिए ये क्या है, ऐसी मिसलीडिंग रिलेशनशिप है इनका। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो स्टेशनैरिटी को चेक करना पड़ता है। स्टेशनैरिटी एग्जिस्ट करती है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर स्टेशनैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें डिफरेंस लेना पड़ता है या फिर हमें उनके दरमियान को इंटीग्रेशन चेक करना पड़ता है कि क्या ये सीरीज़ जो हैं ये आपस में एक साथ चल रही हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड स्टेशनरी वर्सेस डिफरेंस स्टेशनरी। अब ये हैं क्या, दोनों क्या हैं, मेथड हैं टू शो नॉन स्टेशनैरिटी। दोनों मेथड्स हैं, ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी, दोनों क्या हैं, वो टाइप शो नॉन स्टेशनैरिटी। दोनों क्या बताते हैं कि स्टेशनैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती बट काज ऑफ नॉन स्टेशनैरिटी इज़ डिफरेंट। इस केस में नॉन स्टेशनैरिटी का काज डिफरेंट है और इस केस में भी नॉन स्टेशनैरिटी का काज इस वाले केस से डिफरेंट है। एंड मेथड टू मेक स्टेशनरी इज़ डिफरेंट। अब उसको करेक्ट करने का प्रोसेस भी क्या है, डिफरेंट है। ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी के दोनों के रीज़न्स अलग अलग होते हैं, उनके नॉन स्टेशनरी होने का जो काज है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है, मतलब उनको करेक्ट कैसे करना है वो भी डिफरेंट होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेंड स्टेशनरी के बारे में। ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज़, अ सीरीज़ इज़ ट्रेंड स्टेशनरी इफ़ नॉन स्टेशनैरिटी इज़ ड्यू टू डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड। मतलब अगर जो उसमें नॉन स्टेशनैरिटी है वो डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड के बेस पे है, मतलब जिसको हम टाइम ट्रेंड भी कहते हैं, टाइम के बेस पर है, तो तब हम उसको कहेंगे ये ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज़ है। मतलब टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसका मॉडल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई टी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है और उसमें कुछ एरर टर्म्स भी ऐड हैं। और इसकी की फीचर ये होते हैं कि इसमें जो मीन है वो ओवर द टाइम चेंज होता जा रहा है। हमने पढ़ा ना, ट्रेंड के साथ चेंज होता जा रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, लेकिन उसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है और उसकी जो एरर टर्म है, जो शॉक्स हैं वो भी स्टेशनरी हैं। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, हमारा जो प्रेजेंट टर्म है उसमें जो ट्रेंड आ रहा है, उसमें जो मीन की चेंजेस हैं वो किसकी वजह से हैं, इस पोर्शन की वजह से हैं, क्योंकि टाइम के चेंज होने की वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास खाली ई टी बच जाएगा जो कि स्टेशनरी है। तो हमने इसकी नॉन स्टेशनैरिटी को रिमूव कर दिया। फिर से एक बार देखो, इस वाई टी की वैल्यू जो है उसमें ये सारा आ जाता है, ठीक है। जब हम इस पार्ट को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वाई टी से ये माइनस हो जाएगा। इसको निकाल देने के बाद हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और ये क्या होगी, स्टेशनरी। मतलब हमने इसके ट्रेंड्स को रिमूव कर दिया, तो अब ये जो हमारी नॉन स्टेशनैरिटी थी ये इसमें ख़त्म हो गई है। सिर्फ हमारे पास स्टेशनरी पोर्शन है, क्योंकि इसके फीचर के अकॉर्डिंग जो हमारा ई टी होता है, एप्सिलॉन टी, जो एरर टर्म, ये क्या है, स्टेशनरी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज़। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अ सीरीज़ इज़ डिफरेंट स्टेशनरी इफ़ इट हैज़ अ यूनिट रूट।
यूनिट रूट के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कैन नॉट बी स्टेशनरी बाय रिमूविंग द ट्रेंड, मतलब हम इसको स्टेशनरी नहीं बना सकते ट्रेंड को रिमूव करके। जैसे हमारे पास ये मॉडल है वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस ई टी। अब इसमें आपको याद रखना है कि पहले जो था ट्रेंड पे डिपेंड था हमारा नॉन स्टेशनैरिटी होना, लेकिन अब इसकी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पास्ट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरर टर्म पे भी डिपेंड कर रहा है ना। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, अब पास्ट की वैल्यूज़ पे भी और उसकी एरर टर्म पे भी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी फ़ीचर्स पढ़ लेते हैं कि मीन क्या होता है, चेंज होता रहता है। पहले वाले का वेरिएंस कांस्टेंट था, लेकिन इसका वेरिएंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है ओवर द टाइम। नॉट मीन रिवर्टिंग, मतलब मीन जो चेंज हो रहा है हम उसको वापस उसकी स्टेबल जगह पर नहीं ला सकते। सो हाउ टू मेक इट स्टेशनरी, हमें कैसे इसको स्टेशनरी बनाना है। देखो इक्वेशन क्या थी, वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस एरर टर्म। अब एरर टर्म को ऑब्टेन करो तो ये क्या आ जाएगा, वाई टी माइनस 1, मतलब हमने फर्स्ट ऑर्डर की चेंज ले ली, चेंज इन वाई टी ले लिया, ठीक है। तो जब हमने चेंज इन वाई टी ले लिया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया इक्वल्स टू एरर टर्म। अब ये क्या है, परमानेंट। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि हम स्टेशनैरिटी को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, ये एक परमानेंट शॉक होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइजेस, जो स्टॉक प्राइजेस होते हैं हमें पता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक वैल्यू पे आ जाएं और फिर हमेशा उधर ही रहें। वो मिनट्स के अकॉर्डिंग और आवर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टॉप पे चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रैंडम मोमेंट्स, जो मोमेंट्स रैंडमली होती रहती हैं उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस नहीं ला सकते। अब देखो डिफरेंस क्या है हमारे पास ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी में। इसका जो काज है वो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, मतलब टाइम की वजह से है, और इसका काज क्या है, यूनिट रूट। यूनिट रूट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मॉडल इसका ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, और जो इसका मॉडल है वो इसकी प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करता है प्लस एरर टर्म। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ट्रेंड को रिमूव कर दें, इस टाइम वाले पोर्शन को रिमूव कर दें तो इसकी जो नॉन स्टेशनरी पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन बचता है जो कि स्टेशनरी है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना पड़ता है, मतलब वाई टी में से वाई टी माइनस 1 को माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसका डिफरेंस लेना पड़ता है जो कि रिप्रेजेंट होता है चेंज इन वाई टी से, ओके। उसके बाद क्या है, इसका जो शॉक इफेक्ट है वो टेम्परेरी रहता है, वापस अपनी जगह पर आ सकता है, लेकिन इसका जो शॉक इफेक्ट है वो कभी भी वापस अपनी जगह पर नहीं जाता और ये परमानेंटली होता है। उसके बाद मीन रिवर्शन, इसमें मीन के ऊपर वापस आना पॉसिबल है। जो हमारा एवरेज था, जहाँ से हमारा मॉडल चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो नॉन स्टेशनरी हो गया, उस वैल्यू पे हम वापस आ सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो यूनिट रूट क्या होता है। यूनिट रूट होता है कि जब हमारा ये जो अल्फ़ा है ये इक्वल्स टू 1 हो जाए। अब ये हमने मॉडल रिप्रेजेंट किया, हमारा मॉडल रिप्रेजेंटेशन तो इसी फॉर्म में होता है ना, वाई टी इक्वल्स टू, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हमने पढ़ा था वाई टी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू वाई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन। अब अगर ये अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, वाई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन। अब इस 1 को लिखना तो ज़रूरी नहीं है, तो हमारा मॉडल किस फॉर्म में आ जाएगा, वाई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन। देखो आ गया ना हमारा डिफरेंस मॉडल। इसी को कहते हैं हम यूनिट रूट। जब जो हमारा अल्फ़ा होता है वो 1 के इक्वल आ जाए तब ये होता है यूनिट रूट। और अगर ये क्या हो कि ग्रेटर देन 1 हो, उस टाइम पे जो हमारी सीरीज़ होती है वो स्टेशनरी होती है, लेकिन जब ये इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो हमारी ये डिफरेंस स्टेशनरी की फॉर्म में आ जाता है। तो उस केस में एप्सिलॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं चेंज इन वाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं हम इसका। तो यूनिट रूट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी टाइम सीरीज़ है वो नॉन स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनरी मीन्स कि जो हमारा एवरेज है, जो हमारा मीन है, वो हमेशा रैंडमली वांडर करता रहता है ओवर द टाइम, वो कभी भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दोबारा वापस नहीं आता। जैसे कि इमेजिन योर सेविंग्स अकाउंट विद रैंडम डिपॉजिट एंड विदड्रॉवल्स ईच मंथ,
कि हमारे जो सेविंग्स अकाउंट में उसमें अगर हम क्या करें, रैंडम डिपॉजिट्स हों और विड्रॉल्स भी हो जाएं, तो इफ़ द अप्स एंड डाउन्स नेवर सेटल अराउंड अ फिक्स्ड एवरेज दैट्स लाइक अ यूनिट रूल। अगर उसमें अप्स एंड डाउन्स कभी सेटल ही ना हो तो वो एक यूनिट रूल की तरह है ना। सिंपल एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट की लेते हैं कि उसमें जो एवरेज प्राइस होता है वो कभी हम ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि एवरेज प्राइस था क्या, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम केसेस में चेंज होता रहता है। अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमें पहले क्या करना है, सीरीज़ को प्लॉट करना है। कहाँ पे, टाइम को हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। आपकी बुक में एक ग्राफ भी दिया हुआ है। तो अगर हमारा जो मीन है ये हमेशा इसके आसपास रहेंगे, ये कभी भी एग्जैक्ट मीन पे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। स्टेशनरी सीरीज फ्लक्चुएट्स अराउंड अ फिक्स्ड मीन, गोज अप एंड डाउन बट स्टेज अराउंड द सेम लेवल। मतलब जो स्टेशनरी सीरीज़ होती है उसमें जो हमारा मीन है वो फ्लक्चुएट ज़रूर करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर हमारा जो मीन है वो 5 है, वो इसके आसपास रहेगा, या तो 4.5 हो जाएगा या फिर 5.5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा 5 के आसपास ही। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये चेंज होता है बट स्टेज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उतना ही एवरेज है, ठीक है। लेकिन यूनिट रूट्स में ऐसा नहीं होता, मूव रैंडमली अवे फ्रॉम द मीन, कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन से दूर जाती हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होती है, ठीक है। शॉक्स आर परमानेंट, सीरीज़ नेवर सेटल्स। जो शॉक होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ये टेम्परेरी नहीं होते, ये परमानेंटली रहते हैं और कभी भी हमारी जो सीरीज़ है वो दोबारा सेटल नहीं होती। एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइस इट कीप्स ड्रिफ्टिंग अप और डाउन नेवर रिटर्निंग टू अ स्पेसिफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल, हमने वैसे तो एवरेज सेट करना मुश्किल है, हमने एक एवरेज सेट कर लिया, अब जो हमारे प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, दोबारा इस लेवल पे कभी आ ही नहीं रहे, इसी तरह या फिर गिरते ही जा रहे हैं, इस लेवल को कभी दोबारा अप्रोच ही नहीं कर रहे। तो ये एग्जांपल है हमारे यूनिट रूट सीरीज़ की, जो कि नॉन स्टेशनरी होता है। अब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पढ़ लेते हैं, जो ACF से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर स्टेशनरी सीरीज़ की बात करें तो पास्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका अफेक्ट वक्त के साथ साथ कम होता जाता है ना। जैसे कोविड-19 में जितने भी इम्पैक्ट्स पड़े थे, टाइम के साथ साथ वो कम होते गए, अब उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है। जैसे यस्टरडे टेम्परेचर अफेक्ट टुडे अ लिटिल बट नॉट मच आफ्टर अ फ्यू डेज़, मतलब कल का जो टेम्परेचर है वो आज के टेम्परेचर पे अफेक्ट करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन यूनिट रूट के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट नेवर फेड्स, कभी भी ख़त्म नहीं होता कल का अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडेज स्टॉक प्राइस हैज़ अ परमानेंट अफेक्ट ऑन टुडेज़ प्राइस। जैसे कि अगर हम कहें कि कल वाले स्टॉक प्राइस का आज के स्टॉक प्राइस पे एक परमानेंट अफेक्ट है, तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पास्ट की जो वैल्यूज़ हैं ये नेवर फेड्स अवे इन केस ऑफ यूनिट रूट सीरीज़। अब यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फॉर्मूला आपकी बुक पे जो दिया है वो ये है। यहाँ पे देखो, कोवेरिएंस बिटवीन YT एंड YT माइनस K, इन दोनों के दरमियान कोवेरिएंस को डिवाइड करते हैं वेरिएंस ऑफ YT से। जो हमारी नॉर्मल स्टेशनरी सीरीज़ होती है उसके केस में ऑटो कोरिलेशन का जो इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअली ख़त्म होता जाता है और वो ज़ीरो पे पहुँच जाता है जैसे जैसे हम K लैग्स लेते हैं। जैसे जैसे हम लैग्स को इंक्रीज़ करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, इस तरह हमारा अफेक्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है और वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन यूनिट रूट सीरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता, ये रैंडम वॉक सीरीज़ होती है, यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन हमेशा हाई रहती है। मैंने आपको बताया ना कि पास्ट का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होता इवन एट लार्ज लैग्स, चाहे हम कितना भी दूर का वक्त ले लें फिर भी पास्ट का अफेक्ट उस पे से ख़त्म नहीं होता। फॉर लार्ज T जो हमारा ऑटो कोरिलेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे तो 0 के इक्वल हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा हम टाइम लेते रहेंगे उतना वो ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा और लास्ट में 1 के इक्वल हो जाएगा।